हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग वर्ग 7 विषय गणित अध्याय 6 चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले भी हम लोग त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग इसे थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा इसका बेसिक भी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग त्रिभुज के बारे में जानें। सबसे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज और उसके गुण। सबसे पहले इसके नाम पे चर्चा करते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रि मतलब होता है तीन और भुज मतलब भुजा वाला, मतलब तीन भुजा वाला। और यह भी है देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है, इसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज, त्रि मीन्स तीन, भुज मीन्स भुजा वाला। त्रिभुज जो हमारा होता है वह होता है 2 डायमेंशनल, द्विआयामी, जिसमें मात्र 2 आयाम होता है, लंबाई और चौड़ाई। त्रिभुज में लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। आप जान गए द्विआयामी क्या होता है, 2 डायमेंशनल, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही हो, ठीक। आगे चलते हैं अब हम इसी में। यह एक प्रकार का बहुभुज भी है, इसे बहुभुज कहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि बहुभुज किसे कहते हैं। तो बहुभुज वैसी आकृति जिसमें कम से कम 3 भुजा हो, जिसमें कम से कम 3 भुजा, ठीक है, वैसी आकृति जिसमें कम से कम 3 भुजा हो। त्रिभुज का प्रतीक चिन्ह देखिए क्या है। त्रिभुज का यह जो है यह प्रतीक चिन्ह है, देखिए इसमें 3 भुजा है, 1 2 और ये 3 भुजाओं से मिलकर बनता है त्रिभुज, इसलिए इसका प्रतीक इस तरह का है। त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 रेखाखंडों से घिरी एक बंद समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए त्रिभुज में क्या क्या होता है। यह त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। इसमें देखिएगा आप ध्यान से कि यह एक भुजा है, यह भुजा इस स्थान पर गया और इधर से एक भुजा इस स्थान पर गया, और दोनों जिस स्थान पर मिले, आकर दोनों जिस स्थान पर मिले, जिस बिंदु पर, उसे कहते हैं शीर्ष, उसे कहते हैं शीर्ष। जब 2 रेखाखंड किसी एक बिंदु पर आकर मिलते हैं तो उसे शीर्ष कहते हैं। यह क्या है, इसमें 3 शीर्ष हैं, एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष देखिए यहाँ है, यहाँ भी 2 भुजाएं आकर मिल रही हैं, एक शीर्ष देखिए यहाँ है, यहाँ भी 2 भुजाएं आकर मिल रही हैं, ठीक है। और 3 इसमें क्या है, भुजा है, एक यह भुजा है, एक यह भुजा, यह भुजा का नाम AB है, इस भुजा का नाम AC है और इस भुजा का नाम BC है, ठीक। कोण का निर्माण कब होता है, जब 2 रेखाखंड, 2 किरण या 2 रेखा जब भी किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती हैं, तो वहां पर क्या होता है, एक कोण का निर्माण होता है। तो त्रिभुज में 3 कोणें बन रही हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजा, और इसके तीनों कोण, यह जो कोण बन रहा है यहाँ पर, एक कोण, एक यह, एक यह 3 कोण जो बन रहा है, इस तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यह जो आंतरिक कोण है, अंदर में जो बना हुआ है, इस तीनों भुजा के अंदर में जो बना हुआ है यह 3 कोण, यह तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए भुजाएं कौन कौन हैं। भुजाएं AB लिख लेते हैं हम यहाँ पर, भुजाएं BC और भुजा AC, ठीक है। शीर्ष कौन कौन है इसमें, देखिए शीर्ष भी लिख लेते हैं, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C, ठीक है। भुजा रेखाखंड है, इस तरह से कर लीजिए, शीर्ष हो गया आपका। एंगल देख लीजिए कोण कौन कौन है। तो कोण जब भी लिखिएगा आप, तो बीच में, जिस पर कोण बन रहा है उसे बीच में लिखना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम C कोण को दर्शाना है हमें, तो लिखेंगे ACB, कोण ACB। इसे 2 तरह से लिख सकते हैं, इधर से भी देखिए BCA भी लिख सकते हैं। BCA लिखने पर भी क्या होता है, या एंगल BCA।
सी देखिए बीच में ही आ रहा है, जिस पर कोण बनेगा वह बीच में आएगा। ठीक है, हमेशा जिस पर कोण बन रहा है जिसे दर्शाना हो वह बीच में रहेगा। तो एंगल, तो इसे दो तरह से लिख सकते हैं, ए सी बी या बी सी ए। एक कोण यह हो गया, एक कोण हमारा देखिए बी ए सी, एंगल बी ए सी, या इसे हम लिख सकते हैं और सी ए बी, सी ए बी, दो कोण हमारा हो गया। तीसरा कोण है हमारा देखिए सी बी ए, सी बी ए, एंगल सी बी ए या ए बी सी। इस प्रकार तीन भुजाएं ए बी बी सी सी ए, तीन शीर्ष ए बी सी, तीन कोण बी ए सी बी और सी बी ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शीर्ष, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलते हैं तो उस बिंदु को शीर्ष बिंदु कहते हैं। त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं जहां मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं उसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और जहां भी प्रतिच्छेद करेंगी या मिलेंगी वहां क्या होता है? कोण का निर्माण होता है, कोण का। ठीक है, कोण दो रेखाखंड किरण एवं रेखा जब किसी बिंदु पर मिलते या प्रतिच्छेद करते हैं तो कोण का निर्माण होता है, तो कोण का निर्माण होता है। दो रेखाखंड किरण एवं रेखा जब किसी बिंदु पर मिलते या प्रतिच्छेद करते हैं तो कोण का निर्माण होता है। ठीक है, त्रिभुज की मुख्य विशेषताएं। अब देखिए त्रिभुज है तो तीन भुजा तो होगा ही त्रिभुज में, जो मिलकर क्या बनाएगी? त्रिभुज बनाती है। अब आपको पता है कि तीन कोण भी उसमें बनते हैं, जहां पर वे बिंदु जहां दो भुजाएं आकर मिलती हैं तो तीन कोण का भी निर्माण होता है। तीन शीर्ष वे बिंदु होते हैं जहां त्रिभुज की भुजाएं आपस में जुड़ती हैं। शीर्ष के बारे में भी आपको पता हो गया, कोण के बारे में भी आप जान गए और भुजा के बारे में भी आप जान गए। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुज को उनकी भुजाओं की लंबाई और उनके कोणों के माप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। त्रिभुज को भुजाओं की लंबाई और उनके कोण के माप के आधार पर बांटा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भुजाओं के आधार पर देखते हैं। भुजाओं के आधार पर पहला जो हमारा त्रिभुज है वह समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए एक चित्र बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर कैसे होगा? देखिए स्केल की सहायता से। यह पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इसमें दो पर एक बिंदु दिए और एक 5 पर हम बिंदु दिए। अब इस तरह से एक रेखा खींचे तो 2 से 5 की दूरी 3। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार इधर भी हम एक रेखा खींचते हैं 2 से 5 और इधर भी एक रेखा हम खींचते हैं 2 से 5। अब देखिए यह तीनों भुजा का माप 3 3 हम देते हैं, तो यह तीनों भुजा का माप कितना है? 3 3 3। तो इस तरह का तीनों भुजा का माप अगर बराबर होगा तो यह समबाहु त्रिभुज होगा। तीनों भुजा का माप जब बराबर होगा तो यह समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए समबाहु में तीनों भुजा बराबर था, इसमें दो भुजा बराबर है। चलिए इसका भी चित्र बनाते हैं। देखिए इसे हम 3 दिए और इसे 4 और इसे 4। अब देखिए इसमें दो भुजा क्या है? बराबर है। इसमें दो भुजा बराबर है, यह दोनों भुजा क्या है? बराबर है। इसमें क्या था? तीनों भुजा बराबर था। इसमें तीनों भुजा बराबर था। अब चलते यह क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। ये हो गया समद्विबाहु, द्विभुजा बराबर समद्विबाहु।
बाहु त्रिभुज त्रिभुज। अब चलिए नेक्स्ट, विषम बाहु त्रिभुज। कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। तो चलिए चित्र विधि से देखिए, यह 6, यह 5 और यह 4, 6 5 4। इस तरह से इसे हम सेंटीमीटर, इंच, मीटर कुछ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंच से लिखते हैं इससे, इसलिए हम इसे इंच देंगे, 5 इंच, 4 इंच, 6 इंच, क्योंकि इंच के हिसाब से हम माप किए हैं सबका। लेकिन अगर आप इससे बड़ा बनाना हो, मीटर में दिया हुआ हो, तो आप इसे मीटर लिख सकते हैं। तो मान स्केल पर इसका मान आपको मापना पड़ेगा। तो देखिए यह 5 है, इसकी भुजा 5 इंच, यह 4 इंच और यह 6 इंच। तीनों भुजा देखिए अलग अलग माप का है, तो यह हो जाएगा विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इस प्रकार आप देख लिए समद्विबाहु, समबाहु और विषम बाहु भुजा के आधार पे, भुजा की लंबाई के अनुसार। ठीक है, तो लंबाई के अनुसार 3 प्रकार का आपका त्रिभुज है, समबाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु। 2 भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर और एक भी भुजा बराबर नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा है कोणों के आधार पर। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम होता है, उसे कहते हैं न्यून कोण। तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम होता है, उसे कहते हैं न्यून कोण। चलिए न्यून कोण के बारे में आकृति बना के देखते हैं। यह त्रिभुज अगर इसका मान हम माप लें 60, इसका भी 60 और इसका भी 60, तो न्यून कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, किसी भी कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा, सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम। ठीक है, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा, 0 से बड़ा और 90 से कम। तो देखिए 60 60 60 भी हो जाता है, तब भी यह क्या है, तीनों न्यून कोण है। तीनों क्या है, न्यून कोण बना रहा है। तो यह न्यून कोण के साथ समबाहु न्यून कोण भी इसे कह सकते हैं, इसे हम समबाहु न्यून कोण भी कह सकते हैं। यह तो है न्यून कोण, जिसका 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा जो कोण बनाती हो वह होता है न्यून कोण। न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम का कोण बनाती है। तो जब ये 60 60 60 हम तीनों का मान लिए, तो इस तरह यह क्या हो गया, समबाहु, क्योंकि समबाहु में आप जानते हैं कि तीनों भुजा बराबर होता है, इसमें तीनों कोण बराबर है। तो जब कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर ही होगा। ठीक है, तो यह न्यून कोण को हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज भी, न्यून कोण को हम समबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो इसे दोनों मिलाकर भी कह सकते हैं समबाहु न्यून कोण या न्यून कोण समबाहु त्रिभुज, क्योंकि यह क्या है, यह न्यून कोण तो बना ही रहा है, साथ में तीनों भुजा इसका बराबर है, तो यह समबाहु भी है। न्यून कोण का एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए इस भुजा को हम अगर 60 डिग्री मान लिए, इसे 50 डिग्री मान लिए और इसे 70 डिग्री मान लिए। देखिए तीनों भुजा न्यून कोण है, 90 से कम है, तो यह भी एक प्रकार का क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, यह भी एक प्रकार का क्या है, न्यून कोण है, क्योंकि 50 जो है, 50 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से कम है, 60 भी जो है वह 90 डिग्री से कम है, और ये 70 भी है वो क्या है, 90 डिग्री से कम है। ठीक है, इस प्रकार इस तरह से भी न्यून कोण बन सकता है और इस तरह से भी न्यून कोण बन सकता है। न्यून कोण का मतलब ही हुआ कि तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम होगा, तीनों का, कोई भी 90 नहीं होगा, तीनों 90 से कम होगा। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, इसमें एक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक होता है। अधिक कोण में एक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक होता है। चलिए चित्र विधि से देखिए, 90 से अधिक है 130, 90 डिग्री से अधिक 130 और 180 डिग्री से कम। अधिक कोण में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है लेकिन 180 डिग्री से कम। तो यह 130, इसे भुजा ए बी और ये सी, एंगल है 130, एंगल सी पर 20 डिग्री और ये तो 30 और 20 150, तो यह हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है,
तो देखिए एक कोण क्या है, अधिक कोण है, 90 से अधिक है, बाकी दो 90 से कम है, बाकी दो न्यून कोण और एक अधिक कोण, दो न्यून कोण और एक अधिक कोण। तो इसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। यह हो गया अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण जान लिए हम लोग, अधिक कोण जान लिए हम लोग। अब चलिए समकोण। देखिए ए बी और इसे सी नाम देते हैं। समकोण का मतलब हुआ एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण में एक कोण 90 डिग्री का मतलब सीधा रेखा एक होता है, इसमें सीधा एक कोण 90 डिग्री का, बाकी यह और यह कोण का योग 90 होता है। मतलब यह अकेला 90 होगा, एक 90 डिग्री का कोण बनाता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों कोण, एक समकोण होगा, बाकी दोनों न्यून कोण होगा। बाकी यह दोनों क्या होगा, न्यून कोण होगा। एक समकोण, बाकी दो न्यून कोण। किसी भी त्रिभुज में कम से कम दो न्यून कोण होना आवश्यक है और होता ही है। दो न्यून कोण, कम से कम दो न्यून कोण होगा ही होगा। जैसे यह समकोण है 90 डिग्री, तो यह दोनों कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। इस दोनों का माप अलग अलग भी हो सकता है और एक जैसा भी हो सकता है। अगर यह 90 है तो यह 40 हो सकता है, तो यह 50 हो सकता है। ठीक है, यह 90 है तो यह 45 भी हो सकता है, यह 45 भी हो सकता है। यह न्यून कोण दो हो सकता है और एक समकोण। तो यह हमारा समकोण हो गया, समकोण त्रिभुज। न्यून कोण जान लिए, अधिक कोण जान लिए और समकोण भी आप जान लिए। तो चलिए आगे। न्यून कोण हो गया हमारा, समकोण भी हो गया और अधिक कोण भी हो गया चित्र विधि के द्वारा। अब आगे चलते हैं। सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज। अभी हम लोग समकोण पढ़े थे, तो उसमें आप देखे होंगे, पहले आप इसे देख लीजिए। वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हों और एक कोण 90 डिग्री का होता है। अभी आप देखे थे कि एक 90 डिग्री था, तो एक 40 था और एक 50 था। तो वह क्या था, समकोण त्रिभुज था। सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हों और एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का हो। तो चलिए देखिए, एक कोण 90 डिग्री और यह दोनों कोण बराबर हो, 45 डिग्री का, दोनों बराबर है। यह हो गया सम द्विबाहु, मतलब दो भुजा बराबर, और समकोण मतलब एक समकोण, एक समकोण और दो भुजा बराबर। तो यही हो गया सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज। यह हो गया सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज। सम द्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, और समकोण त्रिभुज मतलब एक भुजा पर क्या है, समकोण है। एक एंगल हमारा समकोण बना रहा है, एक 90 डिग्री का बना रहा है और दो बराबर है आपस में। इसे ही कहते हैं सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हों और एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे देखिए यह 90, 45, 45। ठीक है, आगे चलिए। सम द्विबाहु दो भुजा बराबर अधिक कोण, वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हों तथा एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से अधिक। तो चलिए चित्र विधि से देखिए, चित्र विधि से देखिए, यह एंगल कितना है, 130 है। ठीक है, और तो ये बाकी दोनों क्या है, देखिएगा, एक 25 और एक 25। तो 25, 25, 50 और 130, तीनों मिलाकर कितना हो गया, 180 डिग्री। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। तो यह तीनों कोणों के मापों का योग भी 180 डिग्री हो रहा है। देखिए 130 डिग्री प्लस दो कोण क्या है, समद्विबाहु है। 25, 25, 50 और 130, 180 डिग्री। यह क्या है, इसका नाम दे देते हैं सम द्विबाहु अधिक कोण। सम द्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, सम द्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर और एक भुजा अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक। बस ध्यान रहे कि एक एंगल जो हमारा है वह 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, चाहे वो 91 हो जाए, 92 हो जाए, या 140 हो जाए, या 150 हो जाए, या 170 हो जाए। ठीक है, आगे चलिए। सम द्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज। इसे सम द्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज कहिए
या न्यून कोण समद्विबाहु त्रिभुज कहिए, बात बराबर है। तो समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो तथा दो भुजाओं का माप समान हो। दो भुजाओं का माप समान हो, जैसे 55 डिग्री और 55 डिग्री, और यह देखिए क्या है 70 डिग्री। तीनों कोणों का जब मापों का योग करते हैं तो 180 डिग्री होता है। चलिए चित्र विधि से समझें। देखिए यह कोण 55 डिग्री, यह 55 डिग्री और यह 70 डिग्री, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। देखिए यह दोनों कोण बराबर है, तो दो कोण बराबर है तो समद्विबाहु कहते हैं इसे, समद्विबाहु। एक हमारा 70 है, 70 डिग्री क्या होता है न्यून कोण, तो समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज। ये हो गया समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। विषम बाहु समकोण त्रिभुज। विषम बाहु समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण समकोण हो तथा तीनों भुजाएं असमान हो। विषम बाहु का मतलब ही होता है तीनों भुजा का माप अलग अलग, तो लेकिन क्या है इसमें विषम बाहु समकोण, सभी का माप अलग अलग हो लेकिन एक कोण जो हमारा हो वह 90 डिग्री का हो, एक समकोण हो। तो चलिए चित्र विधि से समझते हैं। देखिए दोनों समकोण है, इसे हम समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं और इसे समकोण विषम बाहु त्रिभुज। समकोण एक 90 डिग्री है तो समकोण, और दो तीनों कोणों का माप अलग अलग है, इससे हम विषम बाहु कह सकते हैं। विषम बाहु समकोण विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। देखिए यह 90 है तो यह 30 है और यह 60 है, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। इसमें देखिए यह 90 है, यह 40 है तो यह 50 है, तो यह भी तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री है। इस प्रकार यह समकोण त्रिभुज भी है और समकोण विषम बाहु त्रिभुज भी यह है। ठीक है, आगे चलते हैं। विषम बाहु अधिक कोण वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तथा तीनों कोणों का माप भिन्न भिन्न हो। देखिए एक कोण 110 डिग्री का है और दूसरा 30 और तीसरा 40, मतलब तीनों कोण का माप अलग अलग है, विषम बाहु है, लेकिन एक कोण जो है वो अधिक कोण है, इसलिए इसे कहा जाता है विषम बाहु अधिक कोण। ठीक है, चलिए इसे चित्र विधि से देख लें। देखिए यह 130 माने और इसका 30, इसका 20, एक कोण अधिक कोण है, बाकी दो कोण अलग अलग माप है, इसे हम अधिक कोण त्रिभुज तो कहेंगे ही, साथ में इसे हम विषम बाहु अधिक कोण भी कह सकते हैं। विषम बाहु अधिक कोण त्रिभुज भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि विषम बाहु मतलब अलग अलग, तीनों भुजा का माप अलग अलग है और एक भुजा अधिक कोण है, इसलिए इसे विषम बाहु अधिक कोण त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसका माप हम कुछ भी माप सकते हैं। 130 है तो इसे 91, 92, 93, 130, 40, 50, 60 कुछ भी मान लेंगे, लेकिन 90 से अधिक होगा इसका मान और 180 से कम होगा। हमेशा अधिक कोण 90 से अधिक और 180 से कम होगा। विषम बाहु न्यून कोण जिसमें तीनों कोणों का मान भिन्न भिन्न या असमान हो। विषम बाहु न्यून कोण जिसमें तीनों कोणों का मान भिन्न भिन्न या असमान हो। जैसे देखिए 65 डिग्री, 60 डिग्री और 55 डिग्री, तीनों कोणों का योग तो 180 है, लेकिन देखिए तीनों अलग अलग है, यह 55 है तो यह 60 है तो यह 65 है। ठीक है। सभी त्रिभुज में कम से कम दो भुजा न्यून कोण होता है। आपने अभी देखा बहुत तरह का त्रिभुज आया हमारे पास, लेकिन कोई ऐसा त्रिभुज नहीं मिला जिसमें एक कोण न्यून कोण हो। सभी में कम से कम दो कोण जरूर न्यून कोण था। एक त्रिभुज तो ऐसा भी मिला समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण था। ठीक है, तीनों कोण न्यून कोण था, तो कम से कम दो भुजा न्यून कोण होगा, दो कोण न्यून कोण होगा ही होगा। ठीक है। त्रिभुज की माध्यिकाएं। माध्यिका त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। जैसे देखिए यह क्या है, शीर्ष है। इस भुजा का जो ये बीसी भुजा है, इसका शीर्ष सम्मुख शीर्ष कौन सा है, यह है। देखिए, और अगर यह शीर्ष को हम इस भुजा के बीचों बीच अगर हम मिलाते हैं, इस स्थान पर मिलाए, यह क्या हो गया, माध्यिका हो गया। यह हमारा माध्यिका हुआ। अब देखिए इसी तरह इस शीर्ष से इस सामने भुजा पर, सम्मुख भुजा पर मिलाए, यह भी क्या हो गया, एक माध्यिका हो गया। अब देखिए इस शीर्ष, यह शीर्ष की सम्मुख भुजा यह है, तो इसे भी अगर हम मिलाए
यह क्या हो गया, यह भी माध्यिका हो गया। इसे एक नाम दे देते हैं P, Q और यह R, ठीक है, और यह बीच में है, इसे O। 3 माध्यिका AR, BQ और BC, और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्रक। गुरुत्व केंद्र भी इसे कहते हैं या केंद्रक, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक। यह हमारा तीनों को क्या हो गया, माध्यिका। माध्यिका कौन कौन है, देखिए माध्यिका हमारा BQ, BC या CP और एक AR, यह तीनों हमारा हो गया माध्यिका। माध्यिका माध्यिका जो है वह, जैसे यह भुजा पर यह माध्यिका है AR, तो इस भुजा को माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। उसी प्रकार इसे भी 2 बराबर भागों में बांटेगी और इसे भी 2 बराबर भागों में बांटेगी। मतलब जितना इस भुजा का लंबाई होगा टोटल, उसमें आधा इधर और आधा इधर। कहने का मतलब है, अगर यह भुजा, देखिए स्केल की सहायता से, अगर इस भुजा का माप अगर इसका माप हम 6 सेंटीमीटर लेते हैं तो यह क्या होगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक, यह AB भुजा A से B तक का माप अगर 6 सेंटीमीटर है तो PV कितना होगा, 3 होगा, और PA कितना होगा, 3 होगा। यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 3, मतलब बराबर भागों में बांटती है। उसी प्रकार अगर A और C आपका 8 रहेगा, इसे देखिए इस तरह से, हम कुछ भी हो 4 ही हो, अगर 4 होता है, 4 इंच या 4 सेंटीमीटर, कुछ में भी लिखिए, तो यह क्या हो जाएगा, यह AC है, तो A और Q 2 हो जाएगा और Q और C 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यह नीचे वाला भी जो होगा BC का मान, अगर हम माप अगर ये लिखते हैं 8 सेंटीमीटर, तो BR 4 सेंटीमीटर होगा और RC भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि माध्यिका का काम है भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना। माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और जहां पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आकर मिलती हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे केंद्रक, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। केंद्रक जहां पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, ठीक है। आगे चलिए, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब, पहले इससे चलिए A, B और ये C। शीर्ष लंब शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, तो चलिए शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डालते हैं लंब। सबसे पहले चलिए इसे डालते हैं, लंब जो कि 90 डिग्री का होता है, यह शीर्ष लंब 90 डिग्री। इस पर से देखिए प्रत्येक यह भी क्या होगा 90 डिग्री। इस शीर्ष से भी ले लेते हैं, यह भी क्या होगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तीनों लंब एक बिंदु पर आकर प्रतिच्छेद करते हैं या मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लंब केंद्र। इसे कहते हैं लंब केंद्र, इसे लंब केंद्र कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम P, Q, R। जिस केंद्र पर तीनों लंब आकर मिले उसे O मान लेते हैं, ठीक। और देखिए यह भुजा BC पर से
भुजा BC पर से एक लंब A शीर्ष जो है यहाँ पर इस पर खींचा गया है, तो इसका आधार BC होता है। जिस पर से लंब खींचा जाता है उसे आधार कहते हैं। कोई भी लंब जिस भुजा पर से खींचा गया है उसे आधार कहते हैं। लंब R का आधार BC होगा, लंब Q का आधार AC होगा, लंब P का आधार AB होगा। ठीक है। और जहां तीनों लंब आकर मिलते हैं उस केंद्र को लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के कोण, ये त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं को मिलने पर बनती है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए आंतरिक कोण। त्रिभुज में 3 आंतरिक कोण होते हैं जो त्रिभुज के अंदर बने होते हैं और जिनका योग 180 डिग्री होता है। जैसे देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, छोटा सा एक त्रिभुज, ठीक है। इसका माप, इसका माप और इसका माप, तीनों के मापों का योग, इसे A से B और इसे C, A प्लस B प्लस C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है। इसका माप कुछ भी हो लेकिन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है। बाह्य कोण, जब त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को एक सीधी रेखा में आगे बढ़ाते हैं तो बनी हुई भुजा और बढ़ी हुई भुजा के बीच जो कोण बनता है वह त्रिभुज का बाह्य कोण कहलाता है। जैसे देखिए यह एक त्रिभुज हम लिए, ठीक है। यह एक त्रिभुज है A, B और यह C। अब देखिए त्रिभुज का यह 3 एंगल बनाती है। अगर त्रिभुज के एक भुजा, मान लिया यह BC भुजा को हम इस तरह से आगे बढ़ा दिए, ठीक है। तो BC भुजा को जब हम आगे बढ़ाए, इसे आगे बढ़ाकर हम इसका नाम D देते हैं, ठीक है। तो देखिए यह जो एंगल बनेगा, यह जो एंगल बनेगा वह त्रिभुज का बाह्य कोण कहलाएगा। यह त्रिभुज का क्या है? बाह्य कोण है। त्रिभुज का अंतः कोण यह हो गया, त्रिभुज का यह बाह्य कोण हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज का इस भुजा को भी जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ एक बाह्य कोण बनेगा। इस भुजा को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इस स्थान पर भी एक बाह्य कोण का निर्माण होगा। बाह्य कोण और यह अंतः कोण, इस दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। बाह्य कोण का मान यह दोनों कोण के बराबर होता है, इसके और इसके दोनों कोण के मापों के योग के बराबर होता है यह बाह्य कोण। बाह्य कोण सामने वाले दोनों कोण के योग के बराबर होता है और यह दोनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो यह बाह्य कोण हो गया। बाह्य कोण कब बना? जब त्रिभुज के किसी एक भुजा को आगे की ओर बढ़ाया गया खींचकर, तो जो यह कोण बन रहा है इसे ही क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं। AC भुजा और CD भुजा, यह CD भुजा जो BC भुजा को खींचकर हम आगे बढ़ाए हैं, तो इस दोनों भुजा के बीच में जो यह कोण बन रहा है इसे ही क्या कहते हैं? बाह्य कोण। ठीक है, चलिए आगे। किसी भी बाह्य कोण का मान उसके ठीक सामने वाले दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे देखिए इस ट्रायंगल पर यह भुजा को आगे बढ़ाए तो यह क्या हो गया? इस कोण का निर्माण हुआ और यह कोण का मान जो होता है इस दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मान लिया जाए कि यह 60 है, यह 50 है, 60 डिग्री या 50 डिग्री, तो इस कोण का माप कितना होगा? इस दोनों के योग के बराबर, तो 60 डिग्री प्लस 50, तो इसका माप 110 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस कोण का और इस कोण के माप का योग यह बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक, इसी प्रकार किसी भी बाह्य कोण और उसके आसन्न या आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है। कैसे? देखिए
यह जब 110 डिग्री है तो 60 और 50 110, और त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री में हम इस दोनों भुजाओं के पर बने कोणों का मान को घटाएंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री। तो बचा हुआ जो कोण है यह 70 डिग्री का होगा। जब यह 70 है यह 180 है तो बाह्य कोण और आंतरिक कोण का योग कितना हो गया 180 डिग्री। तो किसी भी बाह्य कोण और उसके आसन्न या आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है, या बाह्य कोण या आंतरिक कोण दोनों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट। प्रत्येक बाह्य कोण और उसके संगत आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है क्योंकि ये मिलकर एक सीधा रेखा रैखिक युग्म बनाते हैं। देखिए, प्रत्येक बाह्य कोण और उसके आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है क्योंकि ये मिलकर एक सीधा रेखा, जिसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। जैसे देखिए, इसे जब हम आगे बढ़ाएंगे बाह्य कोण बनाएंगे, जब इसे बीसी भुजा को जब हम तीर कर आगे ले जाते हैं तो यह जो बाह्य कोण हुआ यह बाह्य कोण और यह आंतरिक कोण। अब देखिए, यह बाह्य कोण इस भुजा तक आया और इस भुजा से देखिए इस भुजा तक यह। आप इसमें जानते हैं कि दो आसन्न कोण का योग जब 180 डिग्री होता है तो वह रैखिक युग्म बनाता है। तो देखिए, आसन्न कोण मतलब अगल बगल वाले दोनों कोण का माप 180 है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए इसे हम 100 डिग्री मान लिए और इसे 40 डिग्री, तो यह 100 और 40 140, तो यह कितना हो जाएगा 40। तो यह 40 है तो इस दोनों कोणों के मापों का योग इसके बराबर होता है, तो यह 140। 140 और 140 दोनों आसन्न कोण मिलकर क्या बना 180 डिग्री। तो यह रैखिक युग्म बनता है। रैखिक युग्म कब बनता है? जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है। किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग हमेशा तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। जैसे देखिए, अगर हम इसे 3, इसे 4 और इसे 5 मान लें, ठीक है। तो कोई भी दो भुजा लीजिए। देखिए, CA बराबर 3, BA बराबर 4 और CB बराबर 5। किसी भी दो भुजा को लीजिए। देखिए, 5 और 4 9। देखिए, दो भुजा 5 4 9 तीसरी भुजा से बड़ा है, हाँ है। अब इस दोनों भुजा को लीजिए, 3 और 4। इस भुजा से देखिए बड़ा है, ये दोनों का योग है। अब देखिए, इसके इसे लिखिए, 3 और 5 कितना है 8 है। क्या इस भुजा से बड़ा हुआ? हाँ। तो कहने का मतलब है कि किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बराबर होगा। यह दोनों भुजा को जोड़िए 7, इससे बड़ा है। यह दोनों भुजा को जोड़िए 5 4 9, इससे बड़ा है। इस दोनों भुजा को जोड़िए 3 और 5 8, इस भुजा से बड़ा है। किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होगी, ठीक है। एक त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा की माप से कम होता है। दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होता है। देखिए, 5 और 3 भुजा AC माइनस AB बराबर कितना हुआ 2 आया। देखिए, इस भुजा से कम है ना, हाँ। अब इस दोनों को घटाइए, 4 माइनस 3 बराबर 1। देखिए, इस भुजा से यह छोटा है। अब देखिए, इसे और इसे घटाइए, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 आया। देखिए, यह तीसरी भुजा से छोटा है, हाँ। जब हम दो भुजा को आपस में घटा रहे हैं तो इस भुजा से यह छोटा हो जा रहा है। ठीक, आगे। त्रिभुज की दो भुजा अगर 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा हमेशा दोनों भुजा के योग से कम और दोनों भुजा के अंतर से अधिक होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि कहा जाए आपसे एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है, यह 6 है, यह 8 है, तो तीसरी भुजा बताइए क्या होगा। तो तीसरी भुजा क्या होगा, दोनों का योग कितना होता है 14, और दोनों को आपस में घटा लीजिए, कितना होता है 2। तो 2 और 14 के बीच में ही यह तीसरी भुजा होगा। तीसरी भुजा जो यह भुजा जो होगा, देखिए यह भुजा जो होगा
ये वाला वह 14 से कम और 2 से अधिक, 14 से कम और 2 से अधिक होगा। जो भी यह होगा वह 14 से कम होगा और 2 से अधिक होगा। अब इसे आप अगर हल करना चाहें पाइथागोरस नियम से तो यह 10 आएगा। ठीक है, तो 10 हमेशा क्या है, 14 से छोटा है और 2 से बड़ा है। आगे पाइथागोरस नियम भी हम लोग पढ़ेंगे। यह समझ लीजिए कि 2 भुजा अगर दिया हो त्रिभुज का तो तीसरी भुजा वह दोनों के योग से कम और दोनों के अंतर से अधिक होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। यह देखिए समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण कहते हैं। पाइथागोरस नियम में यह आधार है, यह लंब होता है और यह कर्ण होता है। और कर्ण जब निकालना हो हमें तो कर्ण का यह फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे हम कह सकते हैं एसी भुजा है, यह कर्ण क्या है, एसी भुजा है। तो एसी स्क्वायर बराबर बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यह समकोण है, इसके सामने वाला भुजा यह है, यही कर्ण होता है। जिस पर समकोण बनेगा, जिस पर समकोण बनेगा, जहां पर भी समकोण बनता है उसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाती है, उसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाती है। पाइथागोरस नियम के अनुसार कर्ण का माप ज्ञात करना है। कर्ण क्या होगा तो क्या बताए थे, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण का माप x है, x बराबर अंडर रूट लंब क्या होता है, यह लंब है 4 तो स्क्वायर 4 चक 16 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 3, 3 तिया 9 अंडर रूट 25। तो x बराबर 5, x का मान क्या हो जाएगा 5। ठीक, इस तरह से हम कर्ण का मान निकाल लिए। कर्ण बराबर हमारा 5 आ गया, आधार 3 लंब 4। चलिए, एक होता है हमारा सममित आकृति। सममित आकृति वह होती है जिसे एक रेखा से 2 बराबर और समान हिस्सों में बांटा जा सकता है। जैसे बहुत सारी ऐसी आकृति भी है जिसे हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे देखिए ए, भी, डब्ल्यू और बाई इत्यादि। एक हमारा बॉल भी हो सकता है, गेंद, जिसे हम खेलते हैं। देखिए दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है, अगर उसे आधा आप काट दीजिएगा तो दोनों भाग जो है वह एक जैसा बराबर और समान हिस्सों में उसे आप बांट सकते हैं, जो उसे हम बराबर बांट सकते हैं। जिसे काटने के बाद या किसी रेखा द्वारा अलग करने पर हम उसे बराबर बांट सकते हैं। जैसे यह ए है, ए को अगर इस रेखा को इस रेखा पर उठाकर इसे रखिएगा तो आपको एक आकृति ही दिखेगा, एक। जैसे यह भी है, भी को इस रेखा पे रखिए, आपको एक ही रेखा दिखेगा। डब्ल्यू को ये इसे भी हम यहाँ से अगर हम बांटते हैं बीच से तो यह आधा आधा 2 भागों में बराबर बट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। अब है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज एक बहुभुज होता है जिसमें 4 भुजाएं, 4 शीर्ष और 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज एक बंद आकृति है जो 4 बिंदुओं को मिलाकर बनाई जाती है। चतुर्भुज एक बंद 2D आकृति है, 2 डायमेंशनल, द्विआयामी। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। आयत, जिसे कहते हैं रेक्टेंगल, 4 भुजाओं द्वारा बनी एक बंद आकृति। आयत क्या है, एक चतुर्भुज है। आयत की विपरीत भुजाएं बराबर और एक दूसरे के समानांतर या समान होती हैं, इसलिए इसे समानांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। आयत का प्रत्येक शीर्ष पर आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। सभी आंतरिक कोण का योग 360 डिग्री होता है। आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब 2 भागों में, 2 बराबर भागों में बांटती है। विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। विकर्णों की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय नियम का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। चलिए चित्र विधि से समझें। विकर्णों की लंबाई बराबर होती है,
दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। विकर्णों की लंबाई पाइथागोरस परिमेय नियम का उपयोग करके हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, यह देखिए, यह हो गया आधार, यह हो गया हमारा लंब और यह हो गया हमारा कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। इस प्रकार हम इसे बना सकते हैं। आयत के विकर्णों की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। और विकर्ण निकालने का कैसे निकालेंगे, तो विकर्णों की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय नियम का उपयोग करके हम प्राप्त कर सकते हैं। यह विकर्ण हो गया, इसकी लंबाई अगर निकालनी हो तो पाइथागोरस नियम से हम इसे निकाल सकते हैं। चलिए एक निकाल कर देखते हैं हम लोग। देखिए, यह हमारा एक आयत है ABCD और इसकी भुजा हमें मालूम है, लंबाई 8 चौड़ाई 6, यह भी 8, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है। अब देखिए, यह एक विकर्ण है और इस विकर्ण का हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो विकर्ण का क्या होता है, कर्ण बराबर, ये देखिए कर्ण हो गया, इस त्रिभुज, एक त्रिभुज इस तरह का निर्माण हो रहा है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर अंडर रूट प्लस आधार का स्क्वायर। तो अंडर रूट लंब 8 8 64, आधार 6 6 36, या आधार या लंब 100 हो गया, अंडर रूट बराबर 10। ठीक है, इसके मतलब इस कर्ण की लंबाई 10 हो गया। अब अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर में रहेगा तो मीटर में लिखेंगे, इंच में रहेगा तो इंच में लिखेंगे। जिस प्रकार से प्रश्न में रहेगा, अगर प्रश्न में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आंसर होगा। ठीक है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, यह इसका फॉर्मूला होता है। क्यों होता है फॉर्मूला 2 × L + B, देखिए लंबाई 10 और 10 दोनों बराबर होता है, तो 10 10, चौड़ाई ये दोनों बराबर है 8 और 8। अब इसे चारों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36। तो 2 बार 10 आया और 2 बार 8 आया, इसलिए 2 को कॉमन ले लिए हैं और L + B लिखा जाता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 10 है और चौड़ाई इसका 8 है, यह हो जाएगा 80। अगर यह सेंटीमीटर में है तो cm तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर वर्ग, 4 भुजाओं द्वारा घिरी एक बंद आकृति, इसमें सभी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसके चारों कोण समकोण होते हैं, चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, इसके 2 विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है, सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसके विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, इसके विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। अब चित्र विधि द्वारा बना लेते हैं। यह देखिए वर्ग है और वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, क्या होती है, बराबर, A बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजा क्या है, बराबर है, और चारों कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। इस पर बना हुआ चारों कोण 90 डिग्री, क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक, इसके चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है, अगर यह A है तो यह भी A होगा, तो यह भी A होगा और यह भी A होगा। ठीक, इसके 2 विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, सामने वाले दोनों शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण, यह देखिए विकर्ण होगा। विकर्ण दोनों शीर्ष, सामने वाले दोनों सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर, इस दोनों शीर्ष को मिलाने पर क्या बना, या विकर्ण बना। विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब है कि जहां पर विकर्ण
जहाँ पर विकर्ण आकर मिल रहे हैं वहाँ क्या होगा, समकोण बनाएगा। तो यह 90 डिग्री, तो यहाँ भी 90 डिग्री, तो यह भी 90 डिग्री, तो यह भी 90 डिग्री। ठीक है। सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री, और इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। इसके विकर्ण की लंबाई बराबर होगा। वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग, तो इसे हम 4 गुने भुजा भी लिख सकते हैं, या चारों भुजाओं का योग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका होता है भुजा गुने भुजा, या इसे आप लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योगफल, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ठीक है। वर्ग का विकर्ण कैसे निकलेगा, वर्ग का विकर्ण तो सेम पाइथागोरस, अगर ये 8 8, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है और यह इसका विकर्ण है, तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अंडर रूट, लंब क्या है इसका 8 ही है, 8 8 64, और यह आधार भी इसका 64 है, तो अंडर रूट 1 to 8 यह होगा। इसे हम लिख सकते हैं 8 रूट 2। ठीक है। इस तरह से हम इसका कर्ण निकालते हैं, तो इसका कर्ण हो जाएगा 8 रूट 2। तो वर्ग का भी कर्ण इस प्रकार से निकलता है, पाइथागोरस नियम के तहत ही। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।